Hello everyone. In our last class, we have completed chapter number 1 that deals with economics and economy. उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस कितने होते हैं, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ी थी. अब आता है चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 बात करता है कि आपकी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है. ठीक है. सेंट्रल प्रॉब्लम्स मीन ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है. हमने पढ़ी थी इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स मीन्स कि वो प्रॉब्लम्स जो हर टाइप ऑफ इकोनॉमी को फेस करनी पड़ेगी, जो आपको पता है अराइज होती है किसकी वजह से, इकोनॉमी में चीज रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज आर स्कार्स इन द इकोनॉमी, दैट इज व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेस. अब ये प्रॉब्लम्स डील किसके बारे में करती है? सेंट्रल प्रॉब्लम आपको डील करना सिखाती है अबाउट द एलोकेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज. ये आपको बताएगी कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको आप कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको ताकि आपकी सारी वांट्स सेटिस्फाई हो सके. हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती है. पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. पहली सेंट्रल प्रॉब्लम डील्स विद व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए. हर एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो इकोनॉमी प्रोडक्शन किन चीजों का करे. उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बनाए कंज्यूमर गुड्स या फिर वो बनाए कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो डायरेक्टली कोई भी कंज्यूमर यूटिलाइज कर सकता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे क्लोथ्स है, शूज है, स्टेशनरी आइटम्स है, आपके मोबाइल फोन्स है, फूड आइटम्स है. ये सारे क्या है? कंज्यूमर गुड्स, जो एक कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकता है. सेकेंड ऑप्शन बचता है इकोनॉमी के पास, कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है ताकि उनसे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हो सके, जैसे प्लांट्स, मशीनरीज. ये गुड्स हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, ये गुड्स कोई भी इकोनॉमी यूज करेगी टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स, जैसे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स. ये सारे आ जाते हैं कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में. तो इकोनॉमी के पास ऑप्शंस है, या तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है या फिर वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. ये तो बात हो गई कौन सा गुड बनाना है. उसके बाद रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो दोनों गुड्स नहीं बना सकते, उनको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों बनाए तो कितनी कितनी क्वांटिटीज में बनाए. 100% रिसोर्स है आपके पास, तो 100% रिसोर्स 70-30 भी रख सकते हो कि कंज्यूमर गुड्स 70%, कैपिटल गुड्स 30%, 50-50 भी रख सकते हो. वो डिपेंड करता है इकोनॉमी टू इकोनॉमी. बट बात ये है कि यहाँ पे उनको चॉइस करनी पड़ेगी क्या बनाए और क्या ना बनाए. अच्छा, आपका ये जो डिसीजन है किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज किस टाइप के अवेलेबल है. अगर आपकी इकोनॉमी में ऐसे रिसोर्सेज है जो कंज्यूमर गुड्स बना सके तो आप कंज्यूमर बनाओ. अगर ऐसे रिसोर्सेज है जिससे कैपिटल गुड्स बन सकते हैं तो आप कैपिटल की तरफ जाओ. ठीक है. और दूसरा आपको ये देखना है कि सोसाइटी को क्या चाहिए. ऐसा नहीं कि जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बस वो प्रोड्यूस करते जाओ, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना. सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम डील्स विद हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए. यहाँ पे बात आ जाती है टेक्निक की, कौन सी टेक्निक यूज करके आपको गुड्स का प्रोडक्शन करना है. आपके पास 2 टेक्निक आती है यहाँ पे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसी टेक्निक जहाँ पे लेबर का यूज आप ज्यादा करते हो और कैपिटल का यूज आप कम करते हो. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ऐसी टेक्निक जहाँ पे आप कैपिटल का यूज ज्यादा करते हो और लेबर का कम करते हो. अच्छा, कैपिटल का मतलब अभी हमने पढ़ा, कैपिटल का मतलब जहाँ पे आप मशीन्स का यूज करते हो. ये देखो, जहाँ पे आप मशीन्स, टूल्स का यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, और लेबर जहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके गुड्स का प्रोडक्शन करते हो. अच्छा, एक और बात, ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे कंप्लीटली या तो लेबर हो रहा है या फिर कंप्लीटली कैपिटल हो रहा है. वो लोग करते हैं एक कॉम्बिनेशन करते हैं बस. हाँ, हम किसी भी टेक्निक को बोल देते लेबर इंटेंसिव जहाँ पे कैपिटल से ज्यादा लेबर यूज हो रहा है, और कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे लेबर से ज्यादा आप मशीन्स का यूज कर रहे हो. डिसाइड कैसे करोगे क्या यूज करना है क्या नहीं करना? ये देखोगे कि कौन सी टेक्निक ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट, कम से कम कॉस्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स दे रही है. ये रही कॉस्ट मिनिमाइजेशन. नेक्स्ट, फैक्टर अवेलेबिलिटी. कौन सा फैक्टर, क्या आपके एरिया में, क्या आपकी इकोनॉमी में लेबर ज्यादा है या फिर आपकी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स ज्यादा है. इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है. थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए.
ये देखा क्या बनाना है, ये देखा कैसे बनाना है, अब किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है आप कैसे डिसाइड करोगे? आप देखोगे कि फाइनली उन गुड्स को कंज्यूम कौन करने वाला है। आपके पास दो कैटेगरी आ जाती है, एक रिच और एक पुअर। अगर आपको लगता है कि आपके गुड्स रिच सेक्शन के पास जाने वाले हैं, तो आप कौन से टाइप के गुड्स बनाना चाहोगे? आप वो बनाना चाहोगे जो लग्जरी आइटम्स है, जिसके लिए आपको पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। और अगर आप पुअर के लिए बनाते हो तो पुअर लग्जरीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वहां पे गुड्स आएंगे आपके नेसेसिटी के गुड्स, आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो वाले गुड्स, जिनकी प्राइसिंग रहेगी वेरी लो। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि किसके लिए बनाए। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे? लोगों का इनकम लेवल देखेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर देखेंगे, कौन कितना खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता, क्या सोसाइटी में इक्वालिटी है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है आपकी कंट्री में, इंडिया में, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, रिच रिचर एंड पुअर आर बिकम पुअर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स हमने देखा जो डायरेक्टली किसी कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर दे, कैपिटल गुड्स जिससे आप और फर्दर प्रोडक्शन कर सको, लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर का यूज कैपिटल से ज्यादा है, और कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे लेस लेबर एंड मोर कैपिटल है। ठीक है, आगे हमारे पास हमने कहा 3 टाइप की इकोनॉमी है, कौन कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, ये तीनों इकोनॉमीज डिसाइड कैसे करती है कि हमें क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और क्या टेक्निक यूज करके बनानी है। पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी? आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहाँ पे सब कुछ डील करता है प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ उनका मोटिव रहता है। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है कहीं पे, व्हाट टू प्रोड्यूस वो कैसे डिसाइड करेंगे वो देखेंगे। हमने कहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिसीजंस लिए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो ये लोग देखेंगे कि मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई, कंज्यूमर क्या डिमांड करते हैं, जो कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, और ऐसे गुड्स जो उनको प्रॉफिटेबल लगेंगे, यानी कि जिसमें उनका प्रॉफिट तो मैक्सिमम हो सकेगा और साथ साथ कंज्यूमर की नीड भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे गुड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोड्यूस करना चाहेगी। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूसर्स हमेशा अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करेंगे तो वो चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट भी कम से कम लगे। तो प्रोड्यूसर्स वो टेक्निक यूज करेंगे जहाँ पे कॉस्ट उनकी कम से कम आए, यानी कि कुछ भी हो सकता है। वो अगर उनको लेबर से कॉस्ट कम लग रही है तो वो लेबर की तरफ जा सकते हैं, अगर उनको कैपिटल से कम लग रही है कॉस्ट तो वो कैपिटल की तरफ भी जा सकते हैं। थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए ऐसी इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी? हमने कहा इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट इनको कौन देके जाएगा? रिचर सेक्शन, क्योंकि रिचर सेक्शन को आप बनाओगे लग्जरी गुड्स, और लग्जरी गुड्स में आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रख के भी काम कर सकोगे। तो ये लोगों की इनकम और परचेजिंग पावर के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है सब कुछ। अब अगर गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव रहता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो क्या बनाएंगे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट वो गुड्स बनाएंगे जहाँ पे लोगों का सोशल वेलफेयर सबसे ज्यादा हो सके। गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी? सोसाइटी की नीड और सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के। सेकेंड, कैसे बनाएंगे? हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिससे आपकी कंट्री का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ऊपर चला जाए, वो बढ़ जाए। अब गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेवल किससे ऊपर जाएगा? नॉर्मल सी बात है, आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ऊपर जाएगा। थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए? अब गवर्नमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? ऐसे इन लोगों के लिए बनाएगी जिससे आपका सोशल वेलफेयर बढ़ सके। उनका मेन मोटिव जीडीपी ग्रोथ नहीं है, उनका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, सोशल जस्टिस सर्व करना आपकी इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट करेंगे ऐसे गुड्स प्रोड्यूस जिससे आपकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती है। क्लियर? नेक्स्ट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सोशलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट में भी कौन? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। आगे चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी मिक्स्ड, जैसे हमारी इंडिया है।
इंडिया में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे डिसाइड होगा, दोनों चीजें देखी जाएगी, जिससे सोशल वेलफेयर भी हो और जिससे उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। दोनों सेक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। पब्लिक सेक्टर अपना सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखेगा और प्राइवेट सेक्टर मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिसीजंस लेंगे। ये रहा, डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस एज वेल एज द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट वाले गुड्स बनाएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक गुड्स बनाएंगे जिससे सोशल वेलफेयर बढ़ सके। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, दोनों सेक्टर्स देखेंगे अपनी अपनी एफिशिएंसी और सोशल गोल्स। प्राइवेट सेक्टर वो टेक्निक यूज करेंगे जहां से कॉस्ट कम से कम आए और पब्लिक सेक्टर वो टेक्निक यूज करेंगे जहां से सोशल वेलफेयर पूरा हो सके। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर उनके लिए बनाएंगे जो उनको ज्यादा पैसे देके जाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा उनको, और गवर्नमेंट सेक्टर उनके लिए बनाएंगे जिससे सोशल वेलफेयर हो सके, सब्सिडीज वगैरह ग्रांट करेंगे वो पीपल को। ठीक है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन चलेगा मार्केट का और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का। रोक दो। नेक्स्ट पीपीसी, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका दूसरा नाम हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो है क्या पीपीसी, नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, किस पे, जो भी आपके पास इकोनॉमी में रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको यूज करके आप क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, जो जो भी आपके बेस्ट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसको जब हम कर्व के थ्रू डिनोट करते हैं दैट इज नोन एज पीपीसी। एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, एक वीट प्रोड्यूस करो, एक क्लॉथ प्रोड्यूस करो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जितने भी रिसोर्सेज थे सब आपने यूटिलाइज कर दिए प्रोडक्शन ऑफ वीट के लिए। आप सब कुछ सारे रिसोर्सेज के साथ आप बना रहे हो 100 लाख टन ऑफ वीट। ठीक है, एक बात, तो एक लैंड ले लेते हैं चलो। ठीक है, आपने सब कुछ किस पे लगा दिया, वीट पे लगा दिया, या फिर लेबर लगा लो, आपने सारे लेबर किस पे लगा दिए, वीट पे लगा दिए। क्लोथ्स के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो क्लोथ्स का प्रोडक्शन हो गया हमारा जीरो। अगर आपको लगता है हमें क्लोथ्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेस क्या है आपके पास, लिमिटेड है। लैंड ले लो, चाहे लेबर ले लो, पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, रिसोर्सेस सारे क्या है, लिमिटेड। एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरे का कम करना पड़ेगा, दोनों एक साथ आप बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये 1 हुआ तो ये 90 हो गया। फिर अगर आपको लगता है आपको और बढ़ाना है इसका प्रोडक्शन, अगर आप इसका प्रोडक्शन और बढ़ाओगे आपको इसका प्रोडक्शन और कम करना पड़ेगा। और एक चीज देखना, यहाँ पे हमने कम किया 10 से, यहाँ पे हमने कम किया 20 से। आगे देखो, 2 से 3 पे आए, यहाँ पे आया 70 से 40, यहाँ पे हमने कम किया 30 से। 3 से 4 पे गए, यहाँ पे हमने कम किया 40 से। ये देख रहे हो कि हम जो सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं एक गुट को, ये पहले 10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर 20 कर रहे हैं, फिर 30 कर रहे हैं, फिर 40 कर रहे हैं। हमारा ये सेक्रीफाइस क्यों बढ़ता जा रहा है, सेक्रीफाइस इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपके जो रिसोर्सेस है, लैंड ले लो चाहे लेबर ले लो, कोई भी रिसोर्स ले लो, जो आपके रिसोर्सेस है वो दोनों गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हो सकता है कोई लेबर वीट बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट हो और क्लोथ बनाने में एक्सपर्ट ना हो, या फिर लैंड ले लो, लैंड भी एक गुड के लिए हो सकता है ज्यादा फर्टाइल हो और दूसरे गुड के लिए ज्यादा फर्टाइल ना हो। जिसके लिए हमें अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे के लिए जब आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स, आपके रिसोर्सेस वेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्रीफाइस क्या होता जाता है, आपका बढ़ता जाता है। अच्छा, ये जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं पहले 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, इसके बेस पे आपका ये जो कर्व बन रहा है, कर्व देख रहे हो, अगर हम ये कर्व बना रहे हैं, साइड में आपका बनेगा हमेशा सेक्रीफाइसिंग गुड। सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वीट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे आपका आएगा जो गुड आप गेन कर रहे हो, गेन क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्लॉथ गेन कर रहे हो। अगर हम इसको कर्व बनाए 1 2 3 4, यहाँ पे हम ले सकते हैं 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 और 100, 1 2 3 एंड 4। 0 पे 100 यहाँ पे, फिर 1 पे 90 कहीं ना कहीं यहाँ पे, फिर 2 पे 70 कहीं ना कहीं यहाँ पे, 3 पे 40 यहाँ पे, और इस पे 40। जो आप इन लाइंस को ड्रॉ करोगे, शेप देख रहे हो, शेप आपकी थोड़ी सी कैसे आई, अंदर की तरफ, यानी कि कनकेव शेप। और ये कनकेव शेप क्यों है,
क्योंकि पहले आपने 10 सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 20 सेक्रीफाइस किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया। ये जो आपका रेट ऑफ सेक्रीफाइस है ये बढ़ता जा रहा है इस गुड्स के बढ़ने के साथ साथ, जिसके वजह से आपकी शेप कनकेव आई। इस ग्राफ पे चेक करो, आपकी शेप आ रही है कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव हमने कहते हैं जो सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं MOC। MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट या फिर वो रेट ऑफ सेक्रीफाइस जो आप करते हो एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक यूनिट गेन करनी है, आपको 10 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। दिस इज MOC, दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने यहाँ पे एक यूनिट गेन करने के लिए सेक्रीफाइस क्या किया? 10 यूनिट्स ऑफ वीट सेक्रीफाइस की। ये वो कॉस्ट है जो आप सेक्रीफाइस करते हो, जो आप लगाते हो एक यूनिट क्लॉथ की बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पीपीसी एक कर्व है जो शो करता है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कितने गुड्स के? 2 गुड्स के, जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने रिसोर्सेज को यूज करके एफिशिएंटली, और टेक्नोलॉजी के साथ भी आप उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अजम्पशंस की बात करें, पीपीसी जब भी बनाते हो क्या क्या ध्यान में रखोगे, क्या क्या चीजें हैं? रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड है, इकोनॉमी के रिसोर्सेज लिमिटेड है जो बढ़ नहीं सकते। सेकेंड, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी ना तो इम्प्रूव होती ना ही डिक्लाइन होती इस केस में। थर्ड, जो भी आपके रिसोर्सेस है वो आपने पूरे के पूरे यूटिलाइज कर रखे हैं, सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन आप इकोनॉमी में कर रहे हो। प्रॉपर्टीज क्या है पीपीसी की? पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने देखा आपका कर्व कैसे आया, ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि आपका कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना ये कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग को आप नेगेटिव स्लोप भी बोलते हो। क्यों बना? क्योंकि आप एक का प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और दूसरे का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दैट इज वाई कोई भी स्लोप कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? जब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। ठीक है, और आपको ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, आप दोनों एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कनकेव टू द ओरिजिन। आपका जो पीपीसी का कर्व है कनकेव है। कनकेव की अभी हमने बात की, क्यों होता है? ड्यू टू एमओसी। एमओसी क्या हो रहा है आपका? बढ़ता जा रहा है। एमओसी कैलकुलेट कैसे करोगे? एमओसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सैक्रिफाइसिंग गुड अपॉन चेंज इन गेनिंग गुड। कैलकुलेट करें। स्टार्टिंग में पहले लेवल पे आपको चेंज पता है, ऊपर नहीं पता, स्टार्टिंग लेवल का एमओसी नॉट डिफाइंड। सेकंड लेवल पे सैक्रिफाइसिंग गुड में कितना चेंज? 100 से 90 हो रहा है, 10 का चेंज है। और गेनिंग गुड में कितने का चेंज है? 0 से 1 हो रहा है, 1 का चेंज। एमओसी की वैल्यू आ गई 10, हमने यहाँ लिखी थी 10। सेकंड केस में सैक्रिफाइस कितना चेंज हो रहा है? 20 से। गेन कितना चेंज हो रहा है? 1 से। 20/10, 20/1, 20। थर्ड केस में 30, फोर्थ केस में 40। ये जो आपके एमओसी की वैल्यू है ये बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शेप कैसी बनी हमारी कर्व की? कनकेव टू द ओरिजिन। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एमओसी डिक्रीज हो जाए तो, अगर एमओसी 40, 30, 20, 10 हो जाए तो उस केस में आपकी शेप बनेगी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब यहाँ चेक करो, ये आपकी शेप जाएगी ऐसे। और तीसरा केस, अगर एमओसी कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब हर बार आप 10-10 का ही सेक्रीफाइस करो, सेम लेवल आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेम कॉस्ट लग रही है आपकी हर बार, उस केस में आपका कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन। कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है कनकेव वाला पार्ट। लेकिन केसेस तीनों पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो जो आप अटेन कर सकते हो। अटेन कर सकते हो मतलब अगर मैं बात करूं, ये आपका पीपीसी है, ठीक है, ये पीपीसी के ऊपर सारे पॉइंट्स, ये वो है जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी आप यूज करके आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या पॉसिबल है कि आपने प्रोडक्शन इतना ही किया है? सिर्फ आप प्रोड्यूस तो कर सकते हो इतना, लेकिन आप रुक गए सिर्फ इतने पे। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है। कब पॉसिबल है? जब आपने सारे रिसोर्स यूज नहीं कर रखे। आपके पास एम्प्लॉयज तो थे 100,
आपने लेकिन सिर्फ 80 को काम पे लगा रखा है। अगर आपने सिर्फ 80 को काम पे लगाया तो वो लोग अपनी फुल्ली एफिशिएंसी पे नहीं है। आपको कितना प्रोडक्शन मिलेगा? सिर्फ इतना मिलेगा, जिसको आप अटेन कर सकते हो। कैसे अटेन कर सकोगे? बाकी 20 को भी काम पे लगा के। यानी कि इस वाले पॉइंट पे आपके रिसोर्सेज फुल्ली एफिशिएंट नहीं है, फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है। कब होंगे फुल्ली यूटिलाइज? जब आप उन 20 को भी काम पे लगा दोगे। यानी कि जब आप पीपीसी के ऊपर लाई करोगे तब हम बोलते हैं कि आपके रिसोर्सेज सारे फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। लेकिन अगर आप इसके अंदर हो तो हम बोलते हैं रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। अगर पीपीसी के अंदर लाई कर रहे हो, रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज। क्या ओवर यूटिलाइजेशन हो सकता है? क्या आप 100 एम्प्लॉयज हैं तो 120 को काम पे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। ओवर यूटिलाइजेशन का केस पॉसिबल नहीं है। दो केस पॉसिबल है, या तो फुल्ली यूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड। अंडर है तो पॉइंट लाई करेगा पीपीसी के अंदर, और फुल्ली है तो पॉइंट लाई करेगा पीपीसी के ऊपर। तो यहीं से आता है अटेनेबल और अनअटेनेबल। अटेनेबल मतलब ये वाले कॉम्बिनेशंस और ये वाले कॉम्बिनेशन जिसको आप अटेन कर सकते हो। अनअटेनेबल मतलब जो आउटसाइड द पीपीसी है, जो पीपीसी के बाहर है, जिसको आप अटेन नहीं कर सकते। कब अटेन होगा? जब या तो आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं या फिर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है। उन केसेस में आप बाहर वाले पॉइंट्स को अचीव कर सकोगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी में चेंज होता है दो टाइप का। एक पीपीसी शिफ्ट होती है, एक पीपीसी रोटेट होते हैं। शिफ्ट का मतलब समझना, शिफ्ट का मतलब जब आपको पता है दो पॉइंट्स है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। शिफ्ट का मतलब जो आपके दोनों पॉइंट्स मूव हो जाते हैं, दोनों पॉइंट्स यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाती है। रोटेट का मतलब जब आपके दोनों पॉइंट्स मूव नहीं होते, कोई एक पॉइंट मूव होता है। पहले आते हैं शिफ्ट पे। शिफ्ट दो टाइप से हो सकता है पीपीसी में। शिफ्ट या तो हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट, बाहर की तरफ जा सकता है, या फिर हो सकता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अंदर की तरफ आ सकता है। कैसे? पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? एक बात बताओ, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? आपके पास ये पीपीसी का कर्व है, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब ये पीपीसी बाहर की तरफ कब जा सकती है? बाहर की तरफ जाने का मतलब पहले आपके जो रिसोर्सेज थे उनको यूज करके आप इतना प्रोडक्शन कर सकते थे। बाहर की तरफ जाने का मतलब अब आप प्रोडक्शन कर सकते हो इतना। अभी हमने पीछे बात की, कब पॉसिबल है उतना प्रोडक्शन करना? जब या तो आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे या फिर आपकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो पहला केस, व्हेन योर रिसोर्सेज आर इम्प्रूव्ड, इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि आपकी पीपीसी शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स राइट। रिसोर्सेज कैसे इंप्रूव हो सकते हैं? एग्जाम्पल लो, पहले आपकी इकोनॉमी में 100 एम्प्लॉयज थे, ठीक है। अब हुआ क्या? आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, और भी आईटी के इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? लोग एजुकेट होके बाहर निकल रहे हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स। वो लोग फिर एड ऑन करेंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में। पहले 100 एम्प्लॉयज थे, अब एजुकेटेड लोग और बढ़ रहे हैं, तो अब एम्प्लॉयज हो गए मान लो 150। पहले सिर्फ 100 प्रोडक्शन कर सकते थे, अब प्रोडक्शन कितने लोग कर सकते हैं? 150। इस केस में आपका पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ, राइटवर्ड शिफ्ट। सेकंड, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है अगर, ठीक है। अगर आप पहले कोई एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है आपकी इकोनॉमी में, अगर आप उनको यूज कर रहे हो, आपका पीपीसी शिफ्ट हो सकता है टूवर्ड्स राइट। क्या ऑपोजिट केस भी पॉसिबल है? बिल्कुल है। रिसोर्सेज 150 से 100 भी हो सकते हैं। कैसे? नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकती है एम्प्लॉयज की, जिनकी वजह से रिसोर्सेज आपके 150 से 100 हो गए। अब रिसोर्सेज कम हो गए तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में कम हो जाएगा। पीपीसी पहले यहाँ था, अब शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे, ड्यू टू डिक्रीज इन द रिसोर्सेज, डिक्लाइन इन द टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी कोई आउटडेटेड करना नहीं चाहता, होती भी नहीं है कम, बट रेयर केस में अगर टेक्नोलॉजी आपकी डिक्लाइन हो जाती है, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ पीपीसी। मैंने कहा था रोटेट का मतलब आपके दोनों पॉइंट्स मूव नहीं हो रहे, रोटेट का मतलब आपका सिर्फ एक पॉइंट मूव हो रहा है, एक पॉइंट अपनी जगह पे है। रोटेशन कैसे पॉसिबल है? अब मैंने कहा एक ही पॉइंट मूव होगा, एक ही पॉइंट मूव होगा मतलब चेंज भी सिर्फ एक ही गुड्स में आएगा, चाहे वो रिसोर्स का चेंज है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का चेंज है। एग्जाम्पल देखो, रोटेशन दो पॉसिबल है, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड रोटेशन का मतलब
पहले आप यहाँ पे थे, पहले आप इस पीपीसी के ऊपर थे, फिर आपने क्या किया, जो आपका गुड एक्स है, गुड एक्स की आपने टेक्नोलॉजी डिक्लाइन कर दी, या फिर जो आपके एम्प्लॉयज थे वो आपने गुड एक्स से कम कर दिए, रिसोर्सेस आपके कम हो गए फॉर ओनली गुड एक्स। उस केस में आपका नया ग्राफ वाई का तो वही रहेगा जहां पहले था, चेंज किसका होगा, सिर्फ एक्स का होगा, एक्स का नया कर्व शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सिर्फ ये पॉइंट मूव हो गया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि इनवर्ड रोटेशन हो गई ओनली फॉर द गुड एक्स, वाई का जहां पहले था वही रहेगा। कब, जब सिर्फ एक गुड के रिसोर्स या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। सेकेंड, आउटवर्ड रोटेशन। आउटवर्ड रोटेशन मतलब हमने क्या किया, वाई गुड था, पहले आपका पीपीसी ये था, ठीक है, हमने क्या किया, वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी, या फिर वाई के लिए रिसोर्सेस आपने बढ़ा दिए, तो वाई का कर्व शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, और एक्स का क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो रोटेशन हमेशा दोनों केस हो सकते हैं, वाई का बढ़ भी सकता है और वाई का कम भी हो सकता है, अगर आप रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को कम कर देते हो। सेम एक्स के लिए, एक्स का यहाँ पे हमने कम किया था, एक्स का बढ़ भी सकता है अगर आप इसको रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को बढ़ा देते हो। तो रोटेशन का मतलब आप एक गुड में चेंज ला रहे हो, चाहे रिसोर्स चेंज कर रहे हो, चाहे आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो, और सेकेंड गुड के लिए रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पीपीसी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स का क्या लेना देना। हमने पहले प्रॉब्लम्स पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फिर हमने ये पीपीसी पढ़ा, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। कह रहे पीपीसी से आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। ठीक है, पहला कहते हैं पीपीसी सिर्फ एक कर्व नहीं है, ये एक विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कंपनी कैसे उन प्रॉब्लम्स को फेस करती है। हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि अगर आप वीट बनाने जा रहे हो तो आपको पूरी लैंड अगर आप वीट के लिए यूज कर रहे हो 100 आप ग्रो कर सकते हो। फिर हमने देखा अगर आप पूरी लैंड क्लॉथ के लिए यूज करते हो तो आप सिर्फ 4000 बेल्स यूज कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप सारे रिसोर्सेस वीट के लिए लगा देते हो तो कंट्री में प्रोडक्शन होगा 100 लाख टन्स ऑफ वीट, लेकिन अगर आप सारे रिसोर्सेस क्लॉथ के लिए लगा देते हो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ। तो इससे इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज कम है आपके पास, सब कुछ आप नहीं बना सकते, आपको चूज करना पड़ेगा क्या बनाए और क्या ना बनाए। अभी हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे पीपीसी में बहुत सारे, वो सारे कॉम्बिनेशंस एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। वो ये देखेंगे कि पूरा इस पे लगाना है या पूरा क्लॉथ पे लगाना है, अगर दोनों बनाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करेंगे कि अब हमें क्या प्रोड्यूस फाइनली करना है। ठीक है, वी मस्ट चूज, ऐसे गुड्स बनाओ, सॉरी वी मस्ट चूज, हमें ये देखना है कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। हर एक पॉइंट क्या शो करता है, एक अलग कॉम्बिनेशन दोनों गुड्स का, किसी में आपको एक गुड ज्यादा मिलता है, किसी में आपको दूसरा गुड ज्यादा मिलता है। ठीक है, यानी कि पीपीसी के ऊपर आप चूज कर लेते हो रिगार्डिंग योर चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। हमने देखा बहुत सारे प्रोडक्शन के मेथड्स है, बहुत सारे, दो है, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव। इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप ऐसी टेक्निक या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हो जो कि एफिशिएंट नहीं है तो आप लाई करोगे पीपीसी के अंदर, यानी कि इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी विल लीड टू अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, बट एन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हो आप लाई करोगे पीपीसी के ऊपर। We must choose a method that uses resources the efficiently and at a very low cost. पीपीसी क्या अज्यूम करता है कि आपके रिसोर्सेज सारे अच्छे से यूटिलाइज्ड है। हर एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट इस कर्व के ऊपर सारे पॉइंट क्या डिनोट करते हैं कि आपके रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, किसके लिए में हमने दो कैटेगरी देखी थी, रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन। अगर आप एक रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स को, हाँ, तो वहां से आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ेगा। और अगर इकोनॉमी में प्राइसिंग ज्यादा सेट हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, यानी कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, और अगर रिसोर्स बढ़ रहे हैं तो आप पीपीसी जो पहले यहाँ पे थी वो शिफ्ट हो सकती है टूवर्ड्स राइट। लेकिन अगर आप पुअर सेक्शन के लिए बना रहे हो वहां से इतना प्रॉफिट्स आपको नहीं मिल रहा, इट मींस आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत
कम है, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज सेविंग भी बहुत कम है, तो पीपीसी आपका शिफ्ट उस केस में नहीं होगा। यानी कि जीडीपी ग्रोथ किस केस में पॉसिबल है, जब रिच सेक्शन के लिए बना रहे हो, उनके लिए बना रहे हो जो आपको ज्यादा पेमेंट करके जा रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट अभी हमने ऊपर देखा, ये अंडर यूटिलाइजेशन एंड फुल यूटिलाइजेशन। अंडर में आपके रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज्ड नहीं है यानी कि इनसाइड द पीपीसी है, और फुल में आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है यानी कि ऑन द पीपीसी है। ठीक है, आउटपुट लेवल यानी यहाँ पे लेस देन पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो इनका इतना है, इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे है मतलब अभी अपना पोटेंशियल अचीव नहीं किया, और यहाँ पे है मतलब पोटेंशियल अचीव कर लिया, जो जो पॉसिबल था उन्होंने सब अटेन कर लिया। पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अच्छा एक होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होते हैं कि आपने जो भी नेक्स्ट बेस्ट आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, हम बात कर रहे हैं आपके, आप एक जॉब कर रहे हो जहाँ से आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, एक और आपके पास ऑप्शन था जहाँ पे आपको 80,000 रुपीज मिल रहे थे, एक और ऑप्शन था जहाँ से आपको सिर्फ 75,000 मिल रहे थे। आपने चूज किया 1 लाख वाला ऑप्शन, लेकिन ये 1 लाख वाला ऑप्शन चूज करने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया, 80,000 वाला किया। अगर आप ये नहीं लेते तो क्या लेते, 80,000 वाली जॉब आप प्रेफर कर लेते, यानी कि 1 लाख रुपए वाली जॉब लेने के लिए आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी लॉस की है, 80,000 वाली जॉब। तो हम बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हैविंग अ जॉब ऑफ ₹1 लाख इज ₹80,000, जो आपने लॉस की है, जो आपने खोई है ये जॉब पाने के लिए, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी मतलब कि आपको एक एडिशनल यूनिट चाहिए किसी एक चीज की, उसके लिए आप जो आप दूसरे में सेक्रीफाइस कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल। अभी हमने जो ऊपर कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने बात की जब 0 से 1 पे जा रहे हो, ये आपने 100 से 90 कर दिया, यानी कि एक पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया आपने यहाँ पे, 90 सेक्रीफाइस किया, दिस इज मार्जिनल। और अभी हमने बात की कि अगर आप सारे लैंड यूज कर लेते हो 100 वीट के लिए तो आप क्लोथ्स है 0, और सारे यूज कर लेते हो 4 क्लोथ्स के लिए तो वीट है 0, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथ इज व्हाट यू हैव लॉस्ट 100 यूनिट्स ऑफ वीट, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल जब एक एडिशनल के लिए आप जो सेक्रीफाइस करते हो, दिस इज मार्जिनल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ it is the value of next best alternative that is given up when a choice is made। आपने यहाँ पे चॉइस की, आपको 1 लाख रुपए चाहिए या फिर 80,000 रुपए चाहिए, 1 लाख वाला चूज करने के लिए जो भी आपने नेक्स्ट बेस्ट लूज किया है अपॉर्चुनिटी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अमाउंट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हो। बस एक छोटा सा फर्क होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलने के लिए हम इसको यहाँ लिखेंगे, कितना सेक्रीफाइस किया 10, कितना गेन किया 1, यानी कि 10:1 की फॉर्म में लिखते हैं जब आप इसको MRT बोलते हो। और जब आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हो तो आप इसको एक एब्सोल्यूट नंबर की फॉर्म में लिखते हो, यानी कि 10 आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ये डिफाइन करता है व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ पीपीसी। हमने कहा पीपीसी का स्लोप कनकेव क्यों होता है, ड्यू टू एमओसी। और अगर एमओसी अगर आपका बढ़ रहा है यहाँ पे तो स्लोप कनकेव, एमओसी अगर डिक्लाइन होता है स्लोप कन्वेक्स, एमओसी कांस्टेंट है तो स्लोप विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसे कैलकुलेट होता है, अभी हमने बात की, जो आप गुड आपने सेक्रीफाइस किया उसमें कितना चेंज, और जो गुड आप गेन कर रहे हो उसमें कितना चेंज, चेंज इन सेक्रीफाइसिंग गुड डिवाइड बाय चेंज इन गेनिंग गुड। ये कह रहा है एमओसी कांस्टेंट नहीं है, ये बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप पीपीसी पे आगे चलते रहते हो। एमओसी राइजेस मेकिंग द पीपीसी कनकेव। और भी पॉसिबल केसेस ये रहे, एमओसी अगर डिक्रीज होता है पीपीसी कनकेव, और एमओसी अगर कांस्टेंट है पीपीसी विल बी लीनियर। तो एमओसी आप यहाँ से देखो, जो आपने गेन किया गुड और जो आपने लॉस किया गुड, यहाँ से आपका कैलकुलेट होगा एमओसी। तो दिस इज योर सेकंड चैप्टर दैट डील्स विद द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।